हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका एबी फाइनेंस में। नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक क्यूआईटी ट्रेड सेटअप डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें हम प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट के साथ अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। और साथ ही मैं इस ट्रेड में आपको सेक्टर सपोर्ट को भी एक्सप्लेन करूंगी। यानी कि इस ट्रेड सेटअप में हमें प्रॉपर सेक्टर सपोर्ट भी मिल रहा है, तो उसको भी हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट की ओर। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट लगा रखी है। मैं चार्ट को ओपन करती हूँ। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्यूआईटी ट्रेड को प्लान करने के लिए हमारे स्टेप्स क्या-क्या होते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारा पहला स्टेप है क्वार्टरली चार्ट पे सपोर्ट डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना, जो कि एक लोकेशन टाइम फ्रेम का काम करेगा। मतलब मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ। हम एक बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन उसको मार्क करते हैं और फिर उसी डिमांड जोन की रेंज में छोटे टाइम फ्रेम में जाके एंट्री प्लान करते हैं, ताकि हमारे ट्रेड को बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट मिल सके। स्टेप 2 में हम मंथली टाइम फ्रेम पे जाकर ट्रेंड चेक करते हैं कि क्या ट्रेंड हमारे फेवर में है या नहीं। हम ट्रेंड देखकर ये क्लियर करते हैं कि हम अभी लॉन्ग का ट्रेड करने के लिए अलाउड हैं या शॉर्ट का ट्रेड करने के लिए अलाउड हैं। और हमारा स्टेप 3 होता है जब हम जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे और वहाँ पर हम अपने एंट्री और स्टॉप लॉस एंड टारगेट को प्लान करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। तो इस तरह से हम सबसे पहले एक अपने बड़े टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन का सपोर्ट लेते हैं और फिर ट्रेंड को चेक करते हुए वीकली टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेड सेटअप प्लान करते हैं, और इसे बोलते हैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग। हम बात कर रहे हैं कॉल पाल की। तो सबसे पहले मैं ये जो मार्किंग यहाँ पे हो रखी है, इसको यहाँ से हटा देती हूँ और मैं आपके लिए यहाँ पर फ्रेश मार्किंग करूँगी। सबसे पहले चलते हैं क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वार्टरली का डिमांड जोन मार्क कर देती हूँ। तो ये हमारा क्वार्टरली का डिमांड जोन है। इसका कलर मैं चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्राइस एक क्वार्टरली के डिमांड जोन की ओर अप्रोच कर रही है और ऑलमोस्ट क्वार्टरली की डिमांड जोन की तरफ आ ही चुकी है। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली के साथ ही कोइंसाइड करता हुआ यहाँ पर मंथली पे भी एक अच्छा डिमांड जोन बना हुआ है। उसको भी मैं आपके लिए मार्क कर देती हूँ। ये यहाँ पर इस तरह से मंथली का डिमांड जोन है। इसको इसकी प्रॉपर मार्किंग कर देते हैं। इसकी ये बॉडी तक इस तरह से आएगा और मैं इसका कलर भी चेंज कर देती हूँ। तो ये रहा क्वार्टरली के साथ प्रॉपरली कोइंसाइड करता हुआ मंथली का डिमांड जोन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे। हाँ, उससे पहले आप यहाँ पर ये भी देख लीजिए कि जैसा कि हमने अभी देखा, क्वार्टरली पे हमने देखा अपनी लोकेशन को, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छी क्वालिटी का ये डिमांड जोन बना हुआ है, जहाँ पर बहुत अच्छी बाइंग आपको दिख रही है। फिर हम मंथली पे जाते हैं, यानी इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे, जहाँ पे हम अपना ट्रेंड चेक करते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ट्रेंड क्लियरली अप है। और साथ ही यहाँ पर एक प्लस पॉइंट जो हमें और मिला वो ये है कि क्वार्टरली के साथ प्रॉपरली कोइंसाइड करता हुआ हमारे पास मंथली पे भी डिमांड जोन है। अब हम चलेंगे अपने एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे, यानी वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे क्वार्टरली एंड मंथली के साथ प्रॉपरली कोइंसाइड करता हुआ जोन है। इसकी मार्किंग भी मैं कर देती हूँ यहाँ पर। देखिए, मैं इस जोन की बात कर रही हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये जो सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज करती हूँ। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा इसका नंबर्स बढ़ा दूंगी ताकि ये क्लियरली विजिबल हो। तो ये देखिए, अब मैं इस वीकली की डिमांड जोन की बात कर रही हूँ, जिसकी मार्किंग ये मैंने अभी करी है। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आएंगे, विक टू विक भी मार्क करेंगे, उसके बाद भी ये थोड़ा सा भी और इसको नीचे लाना होगा, विक पे लाना होगा। ठीक है, अब ठीक है।
तो ये इस तरीके से देखिए, क्वार्टरली क्वार्टरली के साथ प्रॉपर कोइंसाइड करता हुआ मंथली, और इनके साथ में प्रॉपर कोइंसाइड करता हुआ ये वीकली का डिमांड जोन हमारे पास बना हुआ है। तो हम यहाँ पर अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट को प्लान करते हैं एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे। तो अब मैं आपके लिए एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट मार्क कर देती हूँ। देखिए, हम यहाँ पर अपनी एंट्री रखेंगे, और स्टॉप लॉस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जोन से थोड़ा सा गैप लेते हुए अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, तो ये रहा स्टॉप लॉस। और इसमें टारगेट के लिए हम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे ही टारगेट को देखते हैं पहले। तो हम जाएंगे मंथली के टाइम फ्रेम पे, और मंथली के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सप्लाई जोन बना हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये सप्लाई जोन आपके लिए मार्क कर देती हूँ। ये रहा ये सप्लाई जोन, जिसकी मार्किंग ये हो गई। यहाँ इसको विक टू विक ले लेते हैं क्योंकि जोन अच्छा है, और इसका कलर मैं रेड कर देती हूँ। डन। अब हम वापस चलेंगे अपने वीकली के टाइम फ्रेम पे, और जहां पर ये सप्लाई जोन आ रहा होगा उसी के जस्ट नीचे हम अपना टारगेट रख लेंगे। तो ये रहा वीकली का टाइम फ्रेम। और अब हम इस सप्लाई जोन के, आप देख सकते हैं यहाँ पर वीकली के टाइम फ्रेम पे भी सप्लाई जोन मंथली के साथ कोइंसाइड करता हुआ दिख रहा है। तो हम इस मंथली सप्लाई जोन के जस्ट नीचे अपना टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पर कि हमें कितना इजीली 1:5 का जो आरआर का ट्रेड सेटअप है यहाँ पे वो मिल रहा है। तो इसको हमने इस तरीके से प्रॉपरली, आप देख रहे हैं कि हमने कॉलपाल में प्रॉपर एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ अपना ये ट्रेड प्लान किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर इस ट्रेड सेटअप में सेक्टर सपोर्ट की बात भी एक्सप्लेन करूंगी। तो अब चलते हैं सेक्टर सपोर्ट की ओर। आई होप कि आपको ये ट्रेड सेटअप प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। और अगेन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप जब भी अपनी एंट्री किसी भी ट्रेड सेटअप में प्लान करते हैं, तो हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड को, अपने रिस्क मैनेजमेंट को दिमाग में रखते हुए ही अपनी एंट्री प्लान करें। ठीक है, तो अब चलते हैं सेक्टर सपोर्ट की ओर। कॉल जो ये कॉलपाल है, ये निफ्टी एफएमसीजी का स्टॉक है। निफ्टी एफएमसीजी का ये चार्ट मैं ओपन कर रही हूँ। ये जो मार्किंग है इसको मैं रिमूव कर रही हूँ। सबसे पहले हम क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वार्टरली पे बहुत अच्छा सा डिमांड जोन बना हुआ है। इसको मैं हॉरिजेंटल लाइन के थ्रू मार्क कर रही हूँ। ठीक है, ये रहा ये डिमांड जोन। ठीक है, मैं इस डिमांड जोन की बात कर रही हूँ, रैली बेस बेस रैली। ओके, तो ये रहा क्वार्टरली का डिमांड जोन। अब हम मंथली पे चलेंगे, और मंथली पे आप देखिए, मंथली पे ये बहुत सारी बेस कैंडल्स हैं, लेकिन इसके इन्हीं बेस कैंडल, मतलब अगर आप मंथली पे देखेंगे तो उस क्वार्टरली वाले जोन के अंदर ही एक जोन जैसा है जिसमें बहुत सारी बेस कैंडल है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर भी आपको ट्रेंड अप दिख रहा है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद हम वीकली के टाइम फ्रेम पे जाएंगे। वीकली के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई डिमांड जोन हमें नहीं दिख रहा है। हमें यहाँ पर बाइंग दिख रही है, प्रॉपर बाइंग दिख रही है, जो कि आपको इस क्वार्टरली के जोन पे देखिए, यहाँ पर, यहाँ से एक जो बाइंग स्टार्ट हुई है ये दो रेड कैंडल्स के बाद में, यानी यहाँ तक इस ग्रीन कैंडल की अगर बात करें, उसके बाद ये जो सेलिंग आई जिससे ये दो रेड कैंडल्स बनी, उसके बाद इन रेड कैंडल्स के बॉटम से यहाँ से जो बाइंग स्टार्ट हुई है वो प्रॉपर यहाँ तक, क्या मतलब यहाँ तक प्रॉपर बाइंग यहाँ से गई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई डिमांड जोन नहीं है जिसको हम मार्क कर सकें। तो इसके लिए हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, यानी कि मैं जा रही हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। अब आप देखिए यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे आपको प्रॉपरली दो चीज़ें, देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आपको ये जो आपको दो रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं जिनके बीच में गैप है, जब हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो इस गैप के बीच में आपको जरूर कोई जोन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, आप देखिए कि इन दो जो ग्रीन कैंडल्स हैं, इन दो ग्रीन कैंडल्स के बीच में ही कोई ऐसा जोन है, जरूर मिलेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पर जो बाइंग आई है उसका अचीवमेंट आप ये देखिए कि ये जो सेलिंग थी ना, इतनी यहाँ से यहाँ तक की जो सेलिंग आई है, इसको ऐसे समझिए कि ये जो यहाँ से यहाँ तक की आपको ये सेलिंग दिख रही है, कहीं ना कहीं इस सेलिंग के ऊपर जो क्लोजिंग दिलवाने वाला और यहाँ से इसको ख़त्म करने वाला जो
जो बाइंग आई है वो यहीं से आई है, इन दो ग्रीन कैंडल के बीच में जो गैप है। ठीक है, तो ये तो ऑलमोस्ट डेफिनेट है कि आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे यहाँ पर कोई डिमांड जोन जरूर मिलेगा। और उसके बाद आपको एक एक जोन नीचे भी दिख रहा है, ये जो ड्रॉप बेस बेस रैली का जोन है। तो मैं यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करूंगी, देखिए, अगर मैं इन दोनों ग्रीन कैंडल्स के बीच में जो गैप है उसको कवर करूं तो एक जोन, तो एक मार्किंग तो ऐसे होगी। ठीक है, इन दोनों जोन के बीच के गैप को कवर करते हुए, राइट। और दूसरा जोन है यहाँ पर ये वाला, ये तो मैंने गैप को कवर किया। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम यहाँ से डाउन भी कर सकते हैं, ये रहा। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये तो गैप को कवर करते हुए एक जोन है, और एक जो ये नीचे ड्रॉप बेस बेस रैली का जोन है, इसको भी मैं मार्क कर देती हूँ। तो इसकी मार्किंग ऐसे होगी, ये मैंने यहाँ पे आपके लिए मार्क कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर दो जोन है, ये ऊपर वाला जो कि गैप, दो कैंडल्स के बीच में जो गैप है उसको कवर किया हमने, और दूसरा वाला ये है ड्रॉप बेस बेस रैली का जोन। ठीक है, तो ये और ये वाला जो नीचे वाला जोन है, ये क्वार्टरली के साथ प्रॉपर कोइंसाइड भी कर रहा है। तो इस तरीके से हमने सेक्टर में भी ये समझा कि किस तरीके से सेक्टर सपोर्ट भी मतलब इस स्टॉक में बन रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने जो कॉलपाल था उसमें अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट टारगेट के साथ में प्रॉपर अपना ट्रेड सेटअप डिस्कस किया। और साथ ही हमने ये भी समझा कि यहाँ पर कितने अच्छे से हमें सेक्टर सपोर्ट भी मिल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अपने आगे के वीडियो में अब भैया जो हैं वो आपको इस सेक्टर में जो और भी स्टॉक्स डिमांड जोन में आ रहे हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। और इसका बेनिफिट ये होगा कि जब ये सारी चीज़ें एक साथ डिमांड जोन में आएंगी, तो पहली चीज़ तो ये कि आपका जो स्टॉक है यानी जो कॉल पाल है, उसको इन सारे स्टॉक्स के डिमांड जोन में आने पर उसको भी पुश मिलेगा, वो भी अच्छे से अप मूव देगा। तो और आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी कि कैसे आप एक सेक्टर और उसके सारे स्टॉक्स की एनालिसिस करके ये समझ सकते हैं कि अब ये सेक्टर चलने वाला है, इस सेक्टर के सारे स्टॉक्स में अच्छा अप मूव आने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। नमस्ते दोस्तों, मैं भगवान राव और इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आई होप आकांक्षा जी ने जो ट्रेड सेटअप कोलपाल को लेकर जो अभी आपको डिस्कस किया उसके ऊपर आपको काफ़ी अच्छी खासी लर्निंग मिली होगी। और अब हम समझते हैं निफ्टी एफएमसीजी के मैक्सिमम स्टॉक का क्या सपोर्ट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं निफ्टी एफएमसीजी के चार्ट को। तो ये आपके सामने निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट है, और आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो ओपन कर रखा वो क्वार्टरली का चार्ट है। तो क्वार्टरली की चार्ट पे आप यहाँ पे देख पा रहे हो एक निफ्टी एफएमसीजी के अंदर जो क्वार्टरली चार्ट है वहाँ पे एक अच्छा खासा डिमांड जोन है, जो ये मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बॉक्स में जो प्लॉट कर रखा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक डिमांड जोन है। आप ये समझ सकते हो कि निफ्टी एफएमसीजी के अंदर जो ये डिमांड जोन बना क्वार्टरली के ऊपर, तो वो किस वजह से बना। वो निफ्टी एफएमसीजी के जो सारे स्टॉक है उस स्टॉक की वजह से ये डिमांड जोन बना। जब निफ्टी एफएमसीजी के क्वार्टरली चार्ट पे जब ऐसी कैंडल बनी जो बेस्ट कैंडल की तरह है, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय निफ्टी एफएमसीजी के जितने भी स्टॉक है उसके अंदर क्या हो रहा था, उसके अंदर बायर और सेलर की फाइट हो रही थी। तो बायर और सेलर की फाइट हो रही थी मैक्सिमम स्टॉक के अंदर, उसी वजह से निफ्टी एफएमसीजी के अंदर इस तरीके की कैंडल बनी जिसे हम बेस्ट कैंडल बोलते हैं। और उसके बाद में एक बहुत ही अच्छी, एक एक्साइटिंग बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है जहाँ से बहुत ही अच्छा एक उसके अंदर मूवमेंट आता है। तो ये कैंडल किस वजह से बनी, उसी वजह से बनी होंगी जिस वजह से निफ्टी एफएमसीजी के मैक्सिमम स्टॉक के अंदर एक बहुत अच्छा उसमें मूवमेंट देखने को मिला होगा। काफ़ी स्टॉक में एक अच्छा खासा एक रैली बनी होगी, और उन सभी स्टॉक को मिलाने के बाद में निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट बनता है। तो यहाँ पे अगर एक अच्छा खासा क्वार्टरली का डिमांड जोन है, तो हम ये मान सकते हैं कि इस क्वार्टरली के डिमांड जोन के अंदर निफ्टी एफएमसीजी के मैक्सिमम स्टॉक के अंदर भी डिमांड जोन होना चाहिए, चाहे वो क्वार्टरली का हो, मंथली का हो या वीकली का हो। क्योंकि ये जो जिस तरीके से ये पैटर्न बने हैं क्वार्टरली डिमांड जोन के निफ्टी एफएमसीजी को लेकर, तो वो पैटर्न स्टॉक की वजह से ही बनते हैं, और स्टॉक की वजह से ये सिनेरियो क्रिएट होता है। तो जब कोई सेक्टर के चार्ट पे अच्छा सा डिमांड जोन होता है, तो वो डिमांड जोन आपको ये बता रहा है कि उस सेक्टर के मैक्सिमम स्टॉक के अंदर भी डिमांड जोन है। क्योंकि जब सेक्टर का डिमांड जोन क्रिएट हुआ तो वो स्टॉक की वजह से ही हुआ था। स्टॉक के अंदर भी कोई ना कोई डिमांड जोन होना चाहिए जब सेक्टर में भी कोई डिमांड जोन के अंदर प्राइस आ रही है। तो यहाँ पे जो निफ्टी एफएमसीजी का ये जो चार्ट है, ये क्वार्टरली चार्ट है, और यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा एक क्वार्टरली का डिमांड जोन दिख रहा है जहाँ पे प्राइस डाउन आ रही है क्वार्टरली के डिमांड जोन की तरफ, और बहुत ही नज़दीकी है क्वार्टरली के डिमांड जोन की तरफ। और देखा जाए तो इस डिमांड जोन की जो ये दो बेस्ट कैंडल है, इसकी वीक टू वीक
विक अगर मार्क किया जाए तो अभी तक डिमांड जोन के अंदर प्राइस आ चुकी है। और मैंने यहाँ पे जो मार्किंग कर रखी है वो मैंने बॉडी टू विक कर रखी है। अगर आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अगर देखोगे तो हो सकता है इस विक के अंदर छोटे टाइम फ्रेम पे का कोई डिमांड जोन हो जहाँ पे ये सपोर्ट ले चुका है या ले रहा है। तो ये क्वार्टरली का एक डिमांड जोन हुआ और इस डिमांड जोन की तरफ प्राइस आ रही है। और अगर आप डाउन साइड में अगर देखते हो तो एक क्वार्टरली का डिमांड जोन ये भी है जो बॉडी टू विक मार्क किया हुआ मेरा, और हल्के से ऊपर से विक से ही ये चल गया था। और उससे पहले भी क्वार्टरली का डिमांड जोन है जहाँ तक प्राइस अभी तक आई नहीं है। और उससे भी पहले अगर देखोगे तो एक क्वार्टरली का डिमांड जोन और है जहाँ पे प्राइस मोस्टली अभी तक यहाँ पे आई नहीं है, क्योंकि ये निफ्टी एफएमसीजी का सेक्टर है, ये हर मोमेंट में मोस्टली ये सेक्टर चलता ही रहता है। तो इस डिमांड जोन से चलने के बाद में जो प्राइस ने एक नया डिमांड जोन बनाया, प्राइस अभी उसी डिमांड जोन की तरफ है। तो अब हम देखते हैं निफ्टी एफएमसीजी के कौन कौन से स्टॉक हैं जो एक डिमांड जोन के सपोर्ट पे है। तो ये आपके सामने वीबीएल का चार्ट है, और वीबीएल पे भी अगर आप देखोगे तो ये क्वार्टरली का एक डिमांड जोन है और इस डिमांड जोन के अंदर प्राइस अभी चल रही है। उसके बाद में ये आपके सामने टाटा कंज्यूमर है, तो इसमें भी एक क्वार्टरली का ये आपके सामने चार्ट है, और क्वार्टरली का इसमें भी बहुत अच्छा प्यारा सा एक डिमांड जोन है, और अभी क्वार्टरली के डिमांड जोन की तरफ ही प्राइस आ रही है। तो अगर ये भी डाउन आती है तो इसको भी क्वार्टरली के डिमांड जोन की सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अल्टीनेट टाटा कंज्यूमर पे भी क्वार्टरली का डिमांड जोन की सपोर्ट इसको मिल सकती है। और नेस्ले इंडिया का ये क्वार्टरली चार्ट है, और नेस्ले इंडिया का एक क्वार्टरली डिमांड जोन है, बहुत ही अच्छा डिमांड जोन है, रैली बेस रैली का, और बहुत ही प्यारा डिमांड जोन है। और अभी जो प्राइस है वो इसी क्वार्टरली की डिमांड जोन के अंदर है। तो नेस्ले इंडिया भी एक अच्छे डिमांड जोन में है, तो इसका भी हमें एक सपोर्ट है। उसके बाद में आपके सामने हिंदुस्तान यूनिलीवर का ये क्वार्टरली चार्ट है, और अगर आप देखोगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑलरेडी पहले इस क्वार्टरली की डिमांड जोन से चला था, और उसके बाद में एक नया क्वार्टरली का डिमांड जोन बना जिसकी लेगआउट कैंडल बहुत ही एक्साइटिंग है और बहुत ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग है इसकी। वही जो नया डिमांड जोन जो अभी बना था, तो उसी डिमांड जोन के अंदर प्राइस डाउन आने के बाद में उसी डिमांड जोन के अंदर एंट्री दे चुकी है, और उसके बाद में उसी डिमांड जोन से चल रही है। तो यहाँ पे हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी सपोर्ट है, क्योंकि ये भी अपने क्वार्टरली के डिमांड जोन से चल रहा है। उसके बाद में गोदरेज सीपी, तो ये आपके सामने गोदरेज सीपी का चार्ट है, और ये वीकली चार्ट है। और वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो जो प्राइस डाउन आ रही है, डाउन आने के बाद में यहाँ पे एक अच्छा सा वीकली का डिमांड जोन है जो नज़दीकी है। तो अगर ये प्राइस डाउन आती है थोड़ा सा और, तो यहाँ पे वीकली की डिमांड जोन के इसको भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो गोदरेज सीपी जो है वो भी अपने एक इस वीकली की डिमांड जोन से सपोर्ट ले सकता है। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो डाबर, तो ये डाबर के अंदर ये मंथली का डिमांड जोन है। ये मंथली की ये जो रेंज है यहाँ से बहुत ही अच्छा एक अच्छा मूवमेंट रहा था, काफ़ी अच्छा यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई थी, और ऊपर से अभी जो डाउन आते हुए ऊपर हालांकि एक सप्लाई जोन बना रखा है, बट डाउन आते हुए इसी मंथली की डिमांड जोन की तरफ आ रही है, जो एक अच्छा खासा डिमांड जोन है। इसी डिमांड जोन पर अगर आप डेली चार्ट पर या वीकली चार्ट पर जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक एग्जीक्यूशन ट्रेड भी मिल जाएगा। हो सकता है आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम डाबर के भी पूरे ट्रेड सेटअप को पूरा एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पे डाबर भी है जो अपने एक मंथली की डिमांड जोन की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे डाबर को भी एक मंथली डिमांड जोन की सपोर्ट मिल जाएगा। तो डाबर भी जो है ये भी अपने एक सपोर्ट डिमांड जोन पे ही है, तो इसका भी हमें सपोर्ट है। और उसके बाद में आपके सामने जो ये ब्रिटानिया है, तो ब्रिटानिया भी जो है वो अपने मंथली के इस लोकेशन बोले तो ये मंथली का ये जो डिमांड जोन है उसी डिमांड जोन के अंदर ये वीकली का डिमांड जोन है, और अभी जो ये है वीकली के इस डिमांड जोन के अंदर सपोर्ट ले चुका है, और उसी वजह से ये प्राइस अभी ऊपर की तरफ चल रही है। तो हमें ब्रिटानिया का भी सपोर्ट है। तो उसके बाद में अगर और देखा जाए तो बलराम चीनी के अंदर भी वीकली का डिमांड जोन है। यहाँ पे मैंने विक टू विक मार किया और बहुत ही अच्छा ये 2 लेगआउट कैंडल का डिमांड जोन है। अभी जो प्राइस है इस विक टू विक इस डिमांड जोन के अंदर एंट्री दे चुकी है, और उसकी वजह से प्राइस ऊपर की तरफ अभी मूव कर रही है। तो यहाँ पे हमें बलराम चीनी के भी डिमांड जोन का सपोर्ट है। तो दोस्तों अभी तक हमने समझा निफ्टी एफएमसीजी के अंदर जो मैक्सिमम स्टॉक है वो अपने डिमांड जोन की तरफ है, और काफ़ी स्टॉक तो जो है जो अपने क्वार्टरली के डिमांड जोन में है। जैसे ये कोलपाल जिसको हम ट्रेड प्लान कर रहे हैं ये क्वार्टरली के डिमांड जोन में है। ये नेस्ले है जो इसके अंदर बहुत ही अच्छा एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है। हिंदुस्तान यूनिलीवर है बहुत ही अच्छा एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है, और हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर तो मैंने डिटेल में पूरा एक वीडियो बना रखा है जिसके अंदर इस पूरे ट्रेड सेटअप को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर भी अपने क्वार्टरली के डिमांड जोन में है, और साथ ही निफ्टी एफएमसीजी है जो अपने क्वार्टरली के डिमांड जोन में है। विक टू विक तो ये आ चुका है, हो सकता है हल्का सा नीचे आए और फिर यहाँ से चलना शुरू हो जाए। जैसे यहाँ पे भी अगर इससे पहले जो ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बॉडी टू विक मैंने मार्क कर रखा, बट प्राइस विक से ही चल गई थी और अच्छा खासा मूवमेंट भी मिला था। तो छोटे टाइम फ्रेम पे जाके जब देखते हैं तो क्वार्टरली से कोइंसाइड करते हुए कुछ छोटे टाइम फ्रेम की डिमांड जोन होते हैं जहाँ से प्राइस एंट्री देती है और फिर वहीं से चलना शुरू हो जाती है। तो इससे हमें ये समझने को मिलता है ये जो सेक्टर है वो अपने अच्छे डिमांड जोन की तरफ है, और बाकी के भी जो मैक्सिमम स्टॉक है वो भी अपने अच्छे डिमांड जोन की तरफ है। तो यहाँ से इस सेक्टर के अंदर और इस सेक्टर के स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा आपको एक रैली देखने को आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे सेक्टर का भी अच्छा सा सपोर्ट मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और मैक्सिमम स्टॉक का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने कोलपाल की ट्रेड सेटअप को प्लान किया, और साथ ही ये समझने की कोशिश की जो निफ्टी एफएमसीजी जो इसका सेक्टर है उस सेक्टर के मैक्सिमम स्टॉक का भी सपोर्ट है या नहीं है। अगर मैक्सिमम स्टॉक का भी सपोर्ट है तो बाकी के स्टॉक भी चलेंगे, तो साथ ही साथ कोलपाल भी चलेंगे, और कोलपाल चलेंगे तो साथ साथ बाकी के स्टॉक भी चलेंगे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक वेटेज होती है और सब अपने एक अच्छे अच्छे डिमांड जोन की तरफ ऑलरेडी है।
तो यहाँ तक हमने सेक्टर को लेकर और मैक्सिमम स्टॉक को लेकर कितना सपोर्ट है वो हमने समझने की कोशिश की। तो अब जो है इस वीडियो में जो कोलपाल को लेकर जो ट्रेड सेटअप की जो समरी है, मैं उसको कम टाइम में उसको पूरा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो कोलपाल के अंदर हमने क्वार्टरली इनकम ट्रेड को प्लान किया था, QIT ट्रेड जो पोजिशनल ट्रेड सेटअप होता है। तो हमने क्वार्टरली इनकम ट्रेड को यहाँ पे प्लान किया। जो हमने स्टेप 1 पे क्वार्टरली चार्ट पे जाने के बाद में एक लोकेशन जोन आइडेंटिफाई किया, बोलते एक सपोर्ट डिमांड जोन को आइडेंटिफाई किया, जो हमें एक अच्छा डिमांड जोन मिला भी था, एक RBR पैटर्न का एक अच्छा डिमांड जोन हमें मिला था। उसके बाद में हम मंथली पे गए, स्टेप 2 हमने वहाँ पे ट्रेंड चेक किया, ट्रेंड हमारे फेवर में है या नहीं। तो जो ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड था जो हमारे लॉन्ग की ट्रेड के लिए अलाउ करता है। उसके बाद में हम स्टेप 3 वीकली चार्ट पे गए, जहाँ पे हम ट्रेड एग्जीक्यूशन को प्लान करते हैं, जहाँ पे हम एंट्री स्टॉप लॉस को प्लान करते हैं। ट्रेड सेटअप के अंदर जो हमारी एंट्री थी वो थी 2877 2877, और उसके बाद में जो हमारा स्टॉप लॉस था वो था 2739 2739, और हमारा जो टारगेट है वो है 3560 3560। तो हमारी एंट्री है 2877, स्टॉप लॉस हुआ हमारा 2738 और टारगेट हमारा हुआ 3560। तो इस ट्रेड सेटअप के अंदर जो हमें RR मिल रहा है, हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो ऑलमोस्ट 4:1 हमें इजीली मिल रहा है। अब इस ट्रेड सेटअप में हम देखते हैं मेरा पर ट्रेड रिस्क कितनी है। जो मेरी जो पर ट्रेड रिस्क है वो है 138 138 रुपये मेरा पर ट्रेड रिस्क है। अगर मैंने एंट्री ली और जो स्टॉप लॉस हुआ, तो अगर मैंने एक क्वांटिटी प्लान की तो एक क्वांटिटी के अंदर जो मेरा स्टॉप लॉस होने के बाद में जो मेरा पैसा जाने वाला है वो है 138 रुपये। तो यहाँ पे मेरा पर ट्रेड रिस्क 138 रुपये है, 138 मेरा पर ट्रेड रिस्क है। तो रिस्क मैनेजमेंट रूल ये बोलता है कि आपको पर ट्रेड 1% के हिसाब से रिस्क लेनी चाहिए। बोले तो अगर 1 लाख का मेरा कैपिटल है तो मेरा रिस्क बजट हुआ 1000 रुपया, जो हुआ 1%। तो यहाँ पे मेरा 1000 मेरा रिस्क बजट है। टोटली मैं बोले तो एक स्टॉक के अंदर 1000 का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। तो मेरे पास जो रिस्क का बजट है वो है 1000, और मेरा इस स्टॉक को लेकर जो एक ट्रेड में जो पैसा जाने वाला है वो है 138 138 रुपये। तो मेरा जो बजट 1000 रुपये है और जो एक ट्रेड में जो पैसा जाने वाला है वो 138। तो मैं 1000 में डिवाइड करूँगा 138 को, तो वहाँ से निकल के आएगी मेरी क्वांटिटी। तो यहाँ पे मेरी 7 क्वांटिटी रिकमेंडेड है रिस्क मैनेजमेंट के फॉर्मूले के आधार पे। तो फिर यहाँ पे मेरी जो 7 क्वांटिटी है उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा जो मेरी एंट्री प्राइस है। तो जो मेरी एंट्री प्राइस है वो है 2877। तो 7 क्वांटिटी को मैंने मल्टीप्लाई किया 2877, तो यहाँ पे मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकल के आई जो है 20,139 20139। तो इस स्टॉक के अंदर अगर मेरे 1 लाख का कैपिटल है तो उसके रिस्क मैनेजमेंट 1% के हिसाब से जो मेरी क्वांटिटी प्लान होगी वो होगी 7 क्वांटिटी, और इसमें जो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा वो 20,139 रुपये होगा। मैं कभी भी इस तरीके से ट्रेड नहीं करूंगा कि मेरे पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए के अंदर कितने स्टॉक आते हैं ये सारे स्टॉक मैंने इसमें बाई कर दिए। ये रिस्क मैनेजमेंट के खिलाफ है। हमें हर ट्रेड को रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करना है, और रिस्क मैनेजमेंट का जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि आपके कैपिटल का 1% आपको एक स्टॉक के अंदर रिस्क लेनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। तो अगर मेरा 1 लाख के अंदर मेरा अगर यहाँ पे पैसा 20,139 रुपये लगा, तो बाकी का जो मेरा कैपिटल फ्री है किसी और स्टॉक में ट्रेड को प्लान करूँगा और इसी रिस्क मैनेजमेंट के तरीके से मैं प्लान करूँगा। तो हो सकता है मेरा किसी स्टॉक के अंदर 20,000 का इन्वेस्टमेंट हो सकता है किसी में 40 का हो सकता है किसी में 50 का हो सकता है किसी में 10,000 का हो। वो डिपेंड करता है आपके रिस्क मैनेजमेंट फॉर्मूले के हिसाब से क्वांटिटी कितनी आती है और उस समय उस स्टॉक की प्राइस क्या है जो आप प्लान कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो इस तरीके से हो सकता है वो 1 लाख रुपया अलग अलग स्टॉक में लगे, 4-5 स्टॉक में भी लग सकता है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ये करना आपको ज़रूरी है। तो इस तरीके से अभी तक हमने कोलपाल की ट्रेड समरी को समझा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।